नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके की एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। तो पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो अगर बात की जाए भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की, तो ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा की पहले बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अच्छा, अगर बात करें ये बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, इस बैठक में कितने सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक में जो है वो 211 सदस्यों के द्वारा जो है यहाँ पे हिस्सा लिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन सीधा परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपके दिल्ली में हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एचपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना एचपीटेट नवंबर में क्लियर करना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री हैंड रिटन नोट्स, जिसके लिए हमारा बैच बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 7876145409 आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो इस नंबर के और हमारे बैच के साथ आप जरूर जुड़े। अच्छा, बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक की, तो दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद कब हुई, आपके 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बात को आपने याद रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अगर बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है। और सीधा क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो आपको 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी ठीक 2 दिन बाद, पहली 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 11 दिसंबर को हुई और तीसरी जो बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर को हुई थी। और तीसरे बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो की थी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की जाती है। और इसी आपका जो तीसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी, इसी में जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को भी पास किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, हर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाके बात बनने वाली है। और भारत का जो संविधान है, इस संविधान को बनने में जो है वो कितना समय लगा। तो संविधान को बनने में जो है वो आपके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, याद रखना है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा था। इस बात को आपने याद रखना है। हर एक बात आपको याद रखनी है और हर एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था VN राव। तो VN राव कौन थे। तो VN राव जो है वो भारतीय जो संविधान सभा थी उसके क्या थे, आपके संवैधानिक सलाहकार थे। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे BR अंबेडकर दिया है, तो ये संविधान के निर्माता और आधुनिक मनु के नाम से जाने जाते हैं। और ये अध्यक्ष थे किसके, संविधान की एक समिति थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको आप नाम देते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, या इसको एक नाम और दिया जाता है टंकण समिति, या इसी को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं आपके किसके, आपके प्रारूप समिति के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात आपको याद रखनी है। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन। तो इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार में है। इस बात को आपने याद रखना है। तो इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पे, ये अंडमान निकोबार में है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये देख सकते हैं आप भारत का मैप, और ये यहाँ पे जो है
इंदिरा पॉइंट है, मतलब कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे आपका दक्षिणतम बिंदु है, इस बात को आपने याद रखना है। तो सीधा क्वेश्चन था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो है आपका इंदिरा पॉइंट। उसी प्रकार बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अंडमान निकोबार में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का आपका आपका जो है वो उत्तरतम बिंदु कौन सा है, कि उत्तर में जो है, तो उत्तरतम बिंदु भारत का यहाँ जैसे है, इसका नाम क्या है। तो अगर उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम बिंदु आपका जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है इंदिरा कॉल। तो उत्तरतम बिंदु आपका इंदिरा कॉल है और आपका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो पश्चिम में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पश्चिमतम बिंदु बोलेंगे। तो भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है वो आपका सर क्रीक, जिसको गौर माता के नाम से भी जाना जाता है। तो सर क्रीक जो है वो भारत का पश्चिमतम बिंदु, और यकीन मानिएगा यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब आपको उत्तरतम पता है, दक्षिणतम पता है, आपको पश्चिमतम पता है, तो पूर्वतम कौन सा है। तो पूर्वतम जो है वो आपका किबिथु या बलांगू क्या है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, किबिथु या बलांगू है। इस बात को आपने याद रखना है, हर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, एक एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको इन वीडियोज़ में और इसमें मज़ा आने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अगर बात करें कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम सस्टेन्ड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत का जो चीफ जस्टिस है, उसके साथ अन्य जो जस्टिस है, अन्य जो न्यायाधीश है, उनको इंक्लूड करके कुल न्यायाधीशों की संख्या भारत में कितनी है। तो अगर बात करें कुल न्यायाधीशों की संख्या की, तो कुल न्यायाधीश जो है वो भारत में कितने हो चुके हैं, इस बात को आपने याद रखना है। ये आपके 34 हो चुके हैं। अच्छा, 34 टोटल जज है, इस बात को आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2019 तक यहाँ पे कितने जज सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम मुख्य न्यायाधीश सहित होते थे। तो 2019 में जो होते थे ये सिर्फ 31 होते थे, लेकिन 2019 में इनको बढ़ाकर कितना कर दिया, अब 34 कर दिया है। तो इस बात को आपने याद रखना, ये 33 न्यायाधीश होते हैं और एक क्या होता है आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 31 कब किए सर, तो 2009 में किए थे 31, और फिर 2019 में किए थे आपके कितने, आपके 34। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सवाल आपके मन में बहुत बेहतर तरीके से गूंज रहा होगा। तो भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, इनका नाम है श्री भूषण राम कृष्ण गवई। तो श्री भूषण राम कृष्ण गवई, भाई ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो क्या बोलेंगे, BR गवई या श्री भूषण राम कृष्ण गवई। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस है, 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा, अगर बात करें आपकी मुख्य न्यायाधीश की, तो इनको जो शपथ है वो कौन दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति को जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये दोनों आपस में शपथ दिलाते हैं, इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो देखिए, भारत के वो राष्ट्रपति, भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, ये नाम आपको टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगर मोहम्मद हिदायतुल्ला की बात करें दोस्तों, तो ये क्या थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी क्या किया था, कार्य किया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया। तो न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत की आपकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के गठन की, तो सुप्रीम कोर्ट के गठन की जो बात है वो कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का गठन, तो 28 जनवरी
1950 को, मतलब कि जब भारत को गणतंत्र, भारत का जो संविधान जब लागू किया गया था उसके 2 दिन बाद जो है वो क्या हुआ था, यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि भारत में उस समय उसके बाद जो है वो क्या हुआ था, भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी 28 जनवरी 1950। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है भारत का किस किस अनुच्छेद में बात की जाती है, तो आर्टिकल नंबर 124 अनुच्छेद नंबर 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन, मतलब कि परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो पार्ट 1 देखिए बहुत अच्छा बनाया जाता है और मेरे सारे के सारे पार्ट एक जैसे ही होंगे। आप ये ना सोचिए जैसा पार्ट 1 है तो पार्ट 3 कुछ अलग रहने वाला है, या पार्ट 1 बहुत बढ़िया है। जितना अच्छा पार्ट 1 होगा उससे कहीं अच्छा पार्ट 20, पार्ट 40, पार्ट 60, 80 पार्ट तक यहाँ पे मेरी वीडियो आती है। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करें। आपके लिए टेट परीक्षाओं को पास कराने के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। अच्छा, नीति आयोग की बात चल रही है और अगर बात करें नीति आयोग की तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक निकाय है। तो बोलेंगे सबसे पहले तो ये जो नीति आयोग है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है और ये एक प्रकार का सलाहकार निकाय है, मतलब कि थिंक टैंक है जो कि सलाह देता है पॉलिसीज़ को बनाने में, योजनाओं को बनाने में। क्योंकि इससे पहले सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। बहुत बार ये क्वेश्चन देखो आया भी है टेट परीक्षाओं में। तो नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो था आपका योजना आयोग। इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से पहले जाना जाता था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री है वो है आपकी श्री नरेंद्र मोदी जी। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो है आपके श्री सुमन बेरी। याद रखना है, श्री सुमन बेरी कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन अब एक ट्रेंडिंग में पूछ रहा है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो अगर बात करें नीति आयोग की सीईआर की तो है वीवीआर सुब्रमण्यम। याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो वीवीआर सुब्रमण्यम क्या है, नीति आयोग के सीईओ है। इस बात को आपने याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था टेट परीक्षा में कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर गए थे। तो बहुत आसान है, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, आपका दिल्ली में है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, जिसके तहत भारत में क्या आती थी, पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई। ये बड़ा चर्चित क्वेश्चन है टेट परीक्षाओं में। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। तो 15 मार्च 1950 को आपकी योजना आयोग की स्थापना होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक बार नहीं टेट परीक्षा में 10 बार रिपीट हो चुका है। इसलिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि वो क्वेश्चन परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। तो रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1992। अच्छा, ये रियो डी जेनेरियो कहाँ का शहर है भाई, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील देश का सबसे बड़ा शहर है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में बहुत बार टेट में पूछा गया है। तो अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वायसरॉय था वो था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल आप सही करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में रिपीटेड पूछे जाते हैं। टेट परीक्षा की प्रवृत्ति एक है कि यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। आप मेरी वीडियोस को देख लो, 5000 से ज़्यादा 10,000 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ एक ही सेशन के लिए। जैसे नवंबर में होना है तो 10,000 क्वेश्चन लगभग मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आप इस सीरीज़ को जरूर हर दिन फॉलो करिए, हर दिन मेरी वीडियो आपके बीच आएगी। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत की वॉइसरॉय थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पे हुआ। तो ये हुआ था आपका, ये सबको आता है भाई और अगर नहीं आता तो एक बार सुन लो, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर की जलियांवाला बाग में होता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि यहाँ पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तो यहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और अंग्रेज थे एक जनरल डायर। तो जनरल डायर
ने जो है यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया और यहाँ पे बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए और जिसके कारण यहाँ पे जो जनता है वो बहुत उग्र हो गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। अच्छा, सीधा क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ एक आयोग, एक कमीशन बिठाया गया था, वो कौन सा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ हंटर आयोग बिठाया गया था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसका नाम हंटर आयोग क्यों है? तो हंटर आयोग का गठन 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ यहाँ पे हुआ था। और अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की नेतृत्व की, तो लॉर्ड विलियम हंटर इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम दिया था हंटर आयोग। वैसे ना हंटर आयोग को एक नाम दिया गया था। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि हंटर आयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो बोलेंगे भारतीय सरकार जांच समिति। तो याद रखना, भारतीय सरकार जांच समिति बिठाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जिसका अन्य नाम था हंटर आयोग और इसको हंटर आयोग के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि इस आयोग में जो है वो अधिवेशन में कौन थे? आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके क्या थे? इसमें मुखिया थे। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये बात आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ भी गए होंगे। तो देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें, एक तो इनके समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, दूसरा इनके समय ही आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया? तो ये आया था 1919 में। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इन्हीं के समय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, इनके समय ही जो है असहयोग आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, चलो इनके समय नहीं हुआ था, हाँ इनके समय ही हुआ था भाई, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो ब्रिटिश सेना का समर्थन किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, ये मेरे को याद आ रहा है। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता जो हुआ था वो भी इनके समय ही हुआ था। आपका जो खिलाफत मूवमेंट है वो भी इनके समय हुआ था। उसी प्रकार आपको एक नाम यहाँ पे दिख रहा होगा और वो नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो सीधा क्वेश्चन टेट में कई बार पूछा गया है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये वही व्यक्ति है जिनके द्वारा 1993 में जो है वो स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। ये स्थायी बंदोबस्त जो है वो आपकी कहाँ लागू हुआ था? तो ये 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आपका स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, इस बात को आपने याद रखना। और स्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, तो ये अलग अलग भू राजस्व संबंधी अधिकार नियम यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे। एक नाम और यहाँ पे दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक की, तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। और अगर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है इन्हें आमतौर पर लॉर्ड लुई माउंटेन इनका नाम है, लेकिन इनको लॉर्ड माउंटेन ही कहते हैं। लेकिन भैया इनकी अगर बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के या भारत के अंतिम वॉइसरॉय कौन थे? तो भारत के अंतिम वॉइसरॉय जो है वो इन्हें ही नियुक्त किया गया था 1947 के आसपास। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। 8 राज्य से तो गुजरती है, ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसके लिए मेरे पास है एक ट्रिक, और ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। तो याद रखना है, एक एक बात याद रखनी। मित्र से बोलेंगे मिजोरम 1, त्र से त्रिपुरा 2, पर से बोलेंगे 3 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 4 से राजस्थान। तो पर से बना प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, और गमछा से 100, गुजरात 5, मध्य प्रदेश, मौ से बोलेंगे मध्य प्रदेश 6, छा से छत्तीसगढ़ और झारखंड 8वें नंबर पे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य से गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अंकुश सर आपको बता चुके हैं, ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। मित्र से बोला मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से बोला पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा से और गुजरात, मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस बात को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और बहुत ही बेहतर ये वीडियोज आपके लिए मैं लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार
कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को भारत में ही माही नदी 2 बार काटती है। इस बात को आपने याद रखना, ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो आपकी माही नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, मैं एक बार मैप से आपको दिखा देता हूँ। ये है भारत, और यहाँ से सबसे पहले कहाँ पे आए? मैंने बोला मित्र पर गमछा जार, है ना। तो ये यहाँ पे कर्क रेखा है, थोड़ी सी यहाँ पे राजस्थान में जाती है, फिर मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी, ठीक है। छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो भारत के 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब बोलेगा सबसे कम कहाँ से जाती है? तो सबसे कम राजस्थान और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से जाती है। समझ गए ना, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से जा रही है और राजस्थान से थोड़ी सी जा रही है, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा कितने डिग्री पे होती है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी पे 2 गोलार्ध होते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ऊपर 23.5 डिग्री में जो रेखा होती है इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री पे जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, इसी को एक नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही वो रेखा है जो आपके कहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो रेखा है उस रेखा का नाम है मकर रेखा। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही चर्चित क्वेश्चन और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को भूल गए तो फिर आप परीक्षा में पास नहीं कर पाओगे। ये परीक्षा उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हम लोग इसको बनाते हैं। कोई लोग बोलता है कि 6 साल से पास नहीं हो रही है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को टेट परीक्षा के बच्चों को पढ़ाते हुए पिछले जून से पढ़ा रहा हूँ, और इस जून तक यहाँ पे मेरे पास 1000 से ज़्यादा सिलेक्शन हो गई है। इतने कम टाइम में भाई इतनी ज़्यादा सिलेक्शन, ये क्वालिटी और कंटेंट बनाने में जो टाइम लगा है ना, तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, गरीब बच्चों तक शेयर कीजिएगा। जो गरीब घर से है उनके लिए कोचिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास भी कोचिंग लगाने का एक फ़ायदा है, अगर आप कंटिन्यूटी खुद को नहीं दे पाते हो तो कंटिन्यूटी देने के लिए कोचिंग लगाइए। इंग्लिश आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाली है सीखने के लिए, साइकोलॉजी मिलने वाली है, जेबीटी के लिए जेबीटी, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग क्लासें हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन की ओर आते हैं तो सीधा क्वेश्चन मेरा बन रहा है कि सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। अच्छा, लोदी वंश के ये कौन से राजा थे? दूसरे राजा थे। अच्छा, ये बात आप समझ गए कि ये लोदी वंश के दूसरे राजा थे और इनके द्वारा आगरा शहर की स्थापना। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि कब की भैया? तो याद रखना 1504 ईस्वी में। तो 1504 ईस्वी में आपकी सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की जाती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो सिकंदर लोदी थे उनके द्वारा अपनी राजधानी को कब दिल्ली से स्थानांतरित किया गया आगरा के लिए? तो याद रखना, दिल्ली से आगरा के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया 1504 ईस्वी में। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इनका शासनकाल कब से कब तक था। भाई आप थोड़ा सा पेपर में पढ़ के जाओगे, अगले बार घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा। अब यूथ अध्ययन की वीडियो देखोगे, कुछ भी पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सारा पढ़ा के जा रहे हैं। तो याद रखना 1489 से 1489 से लेकर 1517 तक आपका टेन्योर था, आपका शासनकाल था सिकंदर लोदी का। इस बात को आपने याद रखना है। और इनका जो मूल नाम था, अक्सर पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनका मूल नाम था निजाम खान। तो निजाम खान किसका मूल नाम था? तो निजाम खान जो है वो आपका सिकंदर लोदी का मूल नाम था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इनके बाद जो यहाँ पे राजा बनते हैं वो बनते हैं आपके कौन? आपके इब्राहिम लोदी। कौन बनते हैं? इनके भतीजे इब्राहिम लोदी। इसके बाद क्या बनते हैं? आपके शासक बनते हैं। लेकिन सिकंदर लोदी की एक बात और जो टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है कि इनके द्वारा मापने की एक प्रणाली को चलाया गया था, उस प्रणाली का नाम था गज ए सिकंदरी। भैया याद रखना है कि गज ए सिकंदरी किसके द्वारा चलाई गई? तो गज ए सिकंदरी जो है वो आपकी सिकंदर लोदी के द्वारा चलाई गई थी। ये कृषि भूमि को मापने के लिए एक प्रणाली थी, इसका उपयोग किया जाता था। और ये कितने अंकों की थी आपकी गज ए सिकंदरी? तो याद रखना है 32 अंकों की थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जितना ज़्यादा डिटेल से चीज़ों को पढ़ोगे उतने ज़्यादा ये चीज़ें आपके मन में क्लियर होने वाली है। और याद रखना, लोधी वंश के जो लोधी वंश की बात हो रही, तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके बहलोद खान लोधी। और अगर बात करें अंतिम शासक की, तो वो थे आपके इब्राहिम लोधी। इनके बारे में हम कभी और डिटेल से आगे बात करेंगे, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो 20 से 25 मिनट के बीच में रहने वाली है। इससे लंबी वीडियो बनाना ठीक भी नहीं होता। अच्छा, बात करें अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था आपका अली गुरशास्प। इस बात को आपने याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। फिरोज शाह तुगलक। तो ये सारे के सारे तुगलक वंश के राजा थे। इनके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, एक नई वीडियो, एक नए जोश के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार। हैव ए नाइस डे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।